नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लास 24 पर। कंप्यूटर अनुदेशक 2026 आप लोगों के एग्ज़ाम डेट डिसाइडेड हैं और बहुत जल्द अब आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अपने भी जो लाइव बैच हैं वो स्टार्ट अपन कर रहे हैं और टारगेट यही रहेगा कि अब जल्द से जल्द आप लोगों का कोर्स है वो समय पर कंप्लीट करवाएं ताकि आप लोग जो है अपना रिवीजन कर सकें। अभी जो लाइव कोर्सेज हैं वो 50% ऑफ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इस लाइव बैच में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट सेशन रहेंगे और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। क्लास 24 एप्लीकेशन पर जो है आप लोगों के लिए ये दोनों सब्जेक्ट और दोनों लेवल का जो है कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। आज हम जो सेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ की अभी जो है जीके वाला पोर्शन दोनों का जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्लास 24 के एप्लीकेशन में आप लोग जो जाकर जो है गवर्नमेंट एग्जाम फिर राजस्थान एग्जाम और वहाँ पर आप कंप्यूटर अनुदेशक के जो है अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए एक तो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक में जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो 200 नंबर का होगा और यहाँ पर आप लोगों के जो हैं दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो 100 नंबर का और पेपर सेकंड भी 100 नंबर का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं आप यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें 100 नंबर हैं, 2 घंटे हैं और 100 नंबर के ही आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं अपन मुख्य रूप से तो जो मैं आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा वो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी वैसे बहुत इजी हैं, नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बेनिफिट मिले। और ये क्लासेस भी आप लोगों की जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी जनरल एबिलिटी वाली, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल्स है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। जो आपका 10th लेवल का जो है ये रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में रहेगी, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज का एक जो सेशन है वो अपन ने रखा है रणथंभौर के चौहान वंश का। एक छोटा सा चौहान वंश है जिसके इतिहास की अपन चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो जो चौहानों का इतिहास शुरू होता है वो 551 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। 551 ईसा पूर्व आप लोगों को पता भी होगा, अजमेर के जो चौहान है या जिसे हम साकंबरी के चौहानों के नाम से जानते हैं, सपाद लक्ष्य या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो साकंबरी कहलाता था प्राचीन काल में, सांबर झील के आसपास का। और उसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो अहिछत्रपुर नागौर थी। तो चौहानों की कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है और उसमें जो है वहाँ से चौहान उठकर आते हैं 1113 ईस्वी में अजमेर। और अजमेर से एक शाखा निकल जाती है नाडोल और अजमेर वालों का ही एक वंशज उठकर आ जाता है रणथंभौर। ये वंशावली हैं, जो भाट होते हैं, जागा होते हैं, वो राजस्थान में वंशावली रखने का काम करते हैं। तो हो सकता है आपके परिवार का भी किसी ने वंशावली रखा हो, तो वो आप लोग यहाँ पर वंशावलियों का जो इतिहास है वो अपन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों के इजीली जो है कंटेंट समझ में आएगा। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छा अनुभव है मेरे पास, इन चीज़ों को पढ़ाने का लंबा अनुभव है। तो जब अपनी लाइव क्लास होगी तो अपन किसी पॉइंट पर डिस्कशन भी अच्छे तरीके से करेंगे, डाउट्स भी आपके जो हैं वो बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो रणथंभौर के चौहानों को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जानेंगे जो है वो अजमेर के चौहानों को। ठीक है, रणथंभौर का सबसे पहले तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रणथंभौर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, वर्तमान में सबसे पहले जो बात होती है कि रणथंभौर कहाँ पर है, तो अपने को यही ध्यान रखना है जो रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर है, राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर। डांग क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिसका अमरूद अमरूद बहुत फेमस है। ठीक है, अमरूद काफ़ी फेमस है सवाई माधोपुर की, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो है कई बार अपन जब पढ़ते थे तो उस समय मैं चर्चा भी करता था कि एक जिला एक उत्पाद है, तो उसमें सवाई माधोपुर का जो फसल में है वो फ्रूट्स में है वो अमरूद उसका मेन है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है फैक्चुअल बेस कि रणथंभौर के चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो 1194 में गोविंद राज ने की थी। तो अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए,
अगर चौहान वंश को समझना है तो अपन एक तो चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और फिर चौहानों की जो है वंशावली पढ़ेंगे, जिसमें अपन जो चौहान पढ़ते हैं वो सांबर के पढ़ते हैं, अजमेर के पढ़ते हैं, नाडोल के पढ़ते हैं, अपन जालोर के पढ़ते हैं, अपन रणथंभौर के पढ़ते हैं। ठीक है, अपन आबू के हैं। तो ऐसे जो है चौहानों के बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, सॉरी आबू के तो परमार वंश थे। ठीक है, ये जो है ये अपन चौहानों की कंप्लीट वंशावली पढ़ते हैं। तो एक आपने भारत के इतिहास का जो है काफी, राजस्थान का तो है, भारत के इतिहास का भी प्रसिद्ध शासक रहा है, जिसको अपन कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, ये अजमेर के अंतिम जो है चौहान शासक थे। ये थोड़ा सा आपको ये इतिहास जब तक आप है ना कड़ियों को जोड़कर नहीं पढ़ोगे तो इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे वो अजमेर के शासक थे और अजमेर के अंतिम शासक थे। इससे पहले कि आपको मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि अजमेर के जो चौहानों का जो था वो अधिकार दिल्ली के ऊपर भी था। तो अब सीधी सी बात है कि दिल्ली भारत का केंद्र था, अगर भारत के ऊपर नियंत्रण करना है तो दिल्ली के ऊपर आपको नियंत्रण करना होगा। तो इस समय चौहानों में पृथ्वीराज चौहान का शासक था। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी शासक थे, आप लोग सब जानते हैं, इतिहास में काफी नाम सुना है आप लोगों ने। और 1192 तक जो है ये अजमेर के शासक रहे थे। अब हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान जो है ये क्या करते हैं, एक तो दिग्विजय की नीति अपनाते हैं, जिसमें ये अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में एक जगह पड़ती थी कन्नौज। ये थोड़ा सा आप कहानियों को समझना। कन्नौज के शासक थे ये जयचंद गहडवाल थे। कन्नौज के शासक जो थे वो जयचंद गहडवाल थे। ठीक है, गहडवाल। तो जब अपन राठौड़ पढ़ेंगे तो अपन जानेंगे कि राठौड़ इन्हीं गहडवालों के वंशज थे। तो कन्नौज के शासक थे जयचंद गहडवाल। जयचंद गहडवाल की एक पुत्री थी संयोगिता। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनका जो प्रेम कहानी है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के जो विवाह की कहानी है, इसको अपन जानेंगे कि क्या हुआ भारत के इतिहास में ऐसा। कि देखिए पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों का ननिहाल जो था वो दिल्ली था। दोनों दिल्ली आए हुए थे और वहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। संयोगिता तो मन ही मन जो है पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर गहडवालों और चौहानों के बीच में जो है वो संघर्ष था, वैमनस्य था, कटुता थी। इसके कारण जो है वो जयचंद गहडवाल संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज के साथ नहीं करना चाहते थे। जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता का एक स्वयंवर रचाया, और स्वयंवर तो रचाया वो अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की जो है एक द्वारपाल के रूप में इन्होंने मूर्ति लगा दी पृथ्वीराज चौहान की। तो जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की द्वारपाल के रूप में जो मूर्ति लगाई, तो उस समय भारत के जितने भी या आसपास के जितने भी राजकुमार थे उनको आमंत्रित किया गया था। तो संयोगिता जो है वो माला लेकर आती हैं, वो किसी भी शासक को नहीं पहनाती हैं। और ये जो माला ले जाकर इस द्वारपाल की जो भूमिका होती है पृथ्वीराज चौहान की, इसको वो अपनी माला पहना देती हैं, इनको अपना पति मान लेते हैं। भरी सभा में जयचंद गढ़वाल का अपमान होता है। दूसरे राजा राजकुमार जो भी आए हुए थे, तो वो कहते हैं कि जब आपकी पुत्री किसी और से प्रेम करती थी तो हमें क्यों यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाया। जयचंद की भयंकर अपमान होता है, भयंकर किरकिरी होती है। और इधर पृथ्वीराज चौहान को जो पता लगता है कि भाई संयोगिता ने ऐसा कर दिया है, तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। इसको अपन कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आजकल की भाषा में लव मैरिज या प्रेम विवाह, तो गंधर्व विवाह कहते हैं इसको। तो अब क्या होता है कि संयोगिता यहाँ से जो है चली जाती है अजमेर के चौहानों के। अब जयचंद गढ़वाल क्या करते हैं, जयचंद गढ़वाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये जो है अफगानिस्तान के जो शासक रहे हैं मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, या अपन यूं कह दें कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जो है आमंत्रित करते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध होते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध होते हैं। दोनों युद्धों को अपन थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दोनों युद्धों के जो नाम है वो तराइन का युद्ध है। एक को तराइन का युद्ध प्रथम कह देते हैं और एक को तराइन का युद्ध सेकंड कह देते हैं। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 जो है ईस्वी, और ये 1192 ईस्वी में है। ठीक है, ये एक तो पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड थे उनके बीच में, और वर्सेस जो होता है
ये मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। अब पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या है कि पृथ्वीराज सेना की जो पूरी तरीके से तैयारी नहीं होती, जश्न वश्न मनाने लग जाते हैं और ये मोहम्मद गोरी वापस आक्रमण कर देता है। और भी अपन डिटेल जानेंगे इसके बीच में क्या क्या संवाद होता है, क्या क्या बातें होती हैं। तो यहाँ पर तराइन के दूसरे विश्व युद्ध में दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। अब मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की कहते हैं हत्या कर दी जाती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी विद्वान था, जिन्होंने चंद्रबरदाई, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इनको अंधा करके गजनी अफगानिस्तान लेके गया, जहाँ पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो आप जब मूवी देखेंगे तो उस मूवी में भी यही देखेंगे कि पृथ्वीराज को अंधा कर दिया जाता है और ये शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं। यहाँ पर इनका एक काफ़ी अच्छा कोट्स था जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और काफ़ी एग्जामों में भी पूछा जाता है पृथ्वीराज को लेकर, कि पृथ्वीराज को ये इशारा करके बताते हैं कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा है। तो ये 4 बांस, एक उक्ति पढ़ते हैं, 4 बांस और 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठे हो सुल्तान मत चूका चौहान। यानी कि ये भरे दरबार में जो है चंद्रबरदाई कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो मोहम्मद गोरी उनको देखने के लिए बुलाता है, तब ये दूरी बताते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठे हो सुल्तान मत चूकर चौहान। तो वहां पर फिर ये क्या करते हैं, ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं और इस शब्द भेदी बाण से जो है मोहम्मद गोरी यहाँ पर मारा जाता है। तो ये जो घटनाक्रम था ये इस तरीके से था, लेकिन ये काल्पनिक है। अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इतिहास में काफी बड़ा चेंजेशन होता है। अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। ठीक है, अब वापस अपने मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। कहानियां हैं इतिहास में, कहानियों के माध्यम से जितना आप अच्छा समझोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कहानियां याद कर लो, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी आपका। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा और जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सारी चीजें इसके साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो गोविंदराज चौहान क्या था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। और इन्हें क्या किया गया, जब भाई ये जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इसका जो कार्यभार है अजमेर का कार्यभार वो गोविंदराज को सौंप देता है। लेकिन गोविंदराज के चाचा जो थे हरिराज, वो विद्रोह कर देते हैं। भाई मेरा भाई तो जो है वो इनके साथ लड़ता हुआ मारा गया और आप इनके साथ मिलकर शासन कर रहे हो। तो यहाँ विद्रोह हो जाता है। विद्रोह हो जाता है तो ये क्या करते हैं, गोविंदराज चौहान को रणथंभौर की रियासत दे देते हैं। रणथंभौर की रियासत इनको दे देते हैं। ये ध्यान रखना कि इस तरीके से देखिए 1192 में अगर आपको तराइन का युद्ध याद है तो इसके ठीक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष इन्होंने अजमेर संभाला गोविंदराज ने, और 2 वर्ष बाद जो है इनको 1194 ईस्वी में इनको रणथंभौर दिया। और इस शर्त पर दिया कि आप जो है हमें टैक्स चुकाएंगे, कर चुकाएंगे, आपके जो भी वंशज होंगे वो हमें क्या करेंगे, टैक्स चुकाएंगे। ये इस आधार पर क्या किया गया था, इनको रणथंभौर सौंपा गया था। तो इस तरीके से गोविंदराज क्या करते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करते हैं। और रणथंभौर का जो रणथंभौर कहाँ पर है तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये रणथंभौर जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। अब एक क्वेश्चन तो ये आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है। तो ये मैंने आपको बता दिया, गोविंदराज। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो रणथंभौर दुर्ग है आप इसके बारे में भी समझना कि रणथंभौर जो दुर्ग है, एक तो ये पहाड़ों के बीच में है, ये अपने को थोड़ा सा समझना, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर का जो दुर्ग है, ये जैसे ये दुर्ग है, ये रणथंभौर का दुर्ग है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इस दुर्ग को जीत, एक ही रास्ता है, और इस दुर्ग को जीतने के लिए जो है यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ होता है जिसको अपन सैनिक दुर्ग या सहाय दुर्ग कहते हैं। अपन देखेंगे जब शुक्र नीति पढ़ेंगे तब उसके अनुसार दुर्गों के प्रकार देखेंगे, तो वहां पर भी अपन जो है इसको बेहतरीन ढंग से और समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि ये जो मेन जो दुर्ग था रणथंभौर दुर्ग, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, रण की पहाड़ी पर था। तो इस रण की पहाड़ी पर था तो यहाँ पर क्या था, ये दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता था। तो इसके लिए जो अबुल फजल है वो क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं और तो सब दुर्ग नंगे हैं, और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है। ठीक है, यह दुर्ग कैसा है,
बख्तरबंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबुल फजल की लाइन याद रखनी है कि और तो सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। क्यों है? क्योंकि दूर से देखने पर अपने को दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर अपन बात करें जो है ये इस दुर्ग को, भाई ये ताला है, ये इसकी चाबी है। अगर इसको जीतना है तो पहले अपने को इस दुर्ग को जीतना होगा। तो इस दुर्ग का जो नाम है झाइन दुर्ग, इस दुर्ग का जो नाम है झाइन दुर्ग। तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग की इसको कुंजी कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? झाइन दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग? झाइन दुर्ग। तो झाइन दुर्ग को जीत के ही आप आ जा सकते हो आगे रणथंभौर के किले पर, वरना आप इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दो क्वेश्चन हो गए कि अबुल फजल ने क्या कहा है, और तो सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये कैसा है? बख्तरबंद है। और अगर आप जो है इसको जीतना चाहते हैं तो झाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि इस दुर्ग पर दो बार आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था ये। 1290 ईस्वी में इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दो बार इस किले के ऊपर आक्रमण करता है और दोनों बार असफल रहता है। दोनों बार ये क्या रहता है? असफल रहता है। तो असफल रहता है तो ये क्या कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये कहानी किसके लिए है? ये रणथंभौर दुर्ग की कहानी है कि जलालुद्दीन ने दो बार आक्रमण किया, दोनों बार असफल रहा। असफल रहा तो ये क्या कह के चला जाता है? अंगूर खट्टे हैं। इस तरीके से याद करें ना, अंगूर खट्टे हैं, यानी कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये बात कौन कह के गया? ये जलालुद्दीन खिलजी कह के गए। अब एक तो क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो रणथंभौर का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो ध्यान रखना, वो अपने हमीर देव चौहान थे। ठीक है, हमीर देव चौहान, ये अपने को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ेंगे हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, इनके दरबारी विद्वान कौन थे, इनके द्वारा जो कोटियजन यज्ञ किया गया, इनके जो सेनापति थे, वो अपन सब इनके बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट शासक है। और हमीर देव चौहान का एक चीज और ध्यान रखना, इनके पिता थे जैत्र सिंह। इनके पिता थे जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के जो इन्होंने के 32 वर्ष तक शासन किया था जैत्र सिंह ने रणथंभौर पर। तो इनके जो 32 वर्ष का शासन है, इस 32 वर्ष के शासन की याद में इनके द्वारा जो है एक छतरी बनाई गई थी, जिसे अपन न्याय की छतरी कहते हैं। और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को बेसिक है ये, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? ये रणथंभौर में है। ठीक है, किसने बनवाई थी? हमीर देव चौहान ने बनाई थी, अपने पिता जैत्र सिंह की याद में बनवाई थी। इसी समय राजस्थान का एक घटनाक्रम और होता है 1301 में, तो अपन उसको भी समझेंगे। 1301 में राजस्थान का कहते हैं कि पहला साका हुआ था। ये काफी बार पूछा जाता है, राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? 1301 में हुआ था। इसमें केसरिया किया था हमीर देव चौहान ने, और जो जौहर किया था वो रानी रंग देवी ने किया था। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साका क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, साके में दो चीजें होती हैं, एक तो केसरिया होता है और एक होता है जौहर। ठीक है, एक तो केसरिया होता है और एक होता है जौहर। अब ये होता क्या है इसमें देखो, जब भारत में मुस्लिम आक्रांता आए थे उससे पहले की तो क्या होता था कि जो हिंदू शासक थे वो धर्म युद्ध लड़ते थे, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ते थे। पराजित राजा का भी सम्मान होता था। ठीक है, और महिलाओं को और इनको कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन जब से मुस्लिम जो आक्रांता आए उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने महिलाओं को जो है वो शाही हरम में बंदी बनाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती विवाह करने शुरू कर दिए, उनके सिपाहियों द्वारा औरतों को बंदी बना लिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये होता क्या था कि अब जब राजा को यूँ लगता था कि भाई वो हिंदू राजा को कि वो युद्ध में विजय हासिल उसको नहीं होगी, और उसके जो है अंतिम लक्ष्य अब अपने प्राणों का बलिदान देना है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है। तो किसी कवि ने ये भी कहा है कि राजस्थान में बारिश, जब बादलों से पूछा गया कि भाई तुम राजस्थान के ऊपर से पानी बरसाए बिना क्यों निकल जाते हो, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे खुद को शर्म आती है, जिस धरती को वीरों ने अपने रक्त से रंगा है उस धरती को मैं पानी से कैसे साफ कर सकता हूँ। तो राजस्थान की जो है वो धरती जो है खून से सनी हुई है, वीरों के जो रक्त से सनी हुई है। तो यहाँ पर क्या था कि जब राजा भाई युद्ध भूमि से खाली हाथ तो लौट नहीं सकता था, क्या तो विजेता होगा या फिर अपने प्राणों का बलिदान देगा। तो अब राजा को क्या था कि जब विजय की कोई सामने संभावना नजर नहीं आती थी, तो राजा यहाँ पर क्या करता था? राजा आपको केसरिया कर लेता था। ठीक है, राजा क्या करता था? केसरिया, केसरिया वस्त्र धारण करता था, और अब युद्ध में क्या तो जीतूंगा या फिर लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। ठीक है,
अब ऐसी कंडीशन में जब राजा यूँ दिखता था कि भाई राजा को युद्ध में विजय हासिल नहीं होगी, वो केसरिया करेगा, तो रानी द्वारा स्वयं को क्या करते, रानी और किले की जो अन्य महिलाएं होती थी वो स्वयं को अग्नि के समर्पित कर देती थी। तो इस क्रिया को जो कहा गया वो जोहर, यानी कि स्वयं को जिंदा जला लेती थी। जो 1301 में रणथंभौर में हुआ था, वो जो हुआ था वो जल जोहर हुआ था। ठीक है, वो क्या हुआ था, जल जोहर। जो रानी रंग देवी थी उन्होंने पदमला तालाब में, कहते हैं कि उसमें जो है उसमें जोहर किया था। काफी जो ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, चित्तौड़ में तो इसका स्पेशली वर्णन किया गया है। जो अग्नि की लपटें जो थी वो काफी दूर दूर तक दिखाई दी थी जब रानियों ने जोहर किया था। तो ये जो है ये साका और केसरिया, ठीक है, जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे एक साका कहते हैं। अगर एक हो जाए और एक नहीं हो तो भी अपने को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, उसे अपन अर्ध शाखा कहते हैं। तो ये जो अर्ध शाखा हुआ था, ये एकमात्र अर्ध शाखा है वो जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर के शासक थे लोनकरण भाटी। 1550 ईस्वी में जो है लोनकरण भाटी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, लेकिन राजा उस युद्ध में विजयी होता है। तो इस कंडीशन में रानियों ने जो है वो साके करने से मना कर दिया था। तो जैसलमेर में दो साके कंप्लीट हुए थे और एक आधा हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है अढ़ाई साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो अपने को ये याद रखना है जो अढ़ाई साके प्रसिद्ध हैं वो जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास का बेसिक बेसिक नॉलेज भी अपन लेते हुए चलेंगे। इतिहासों को फटाफट जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे, साथ में आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं वो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो क्लासों में मैं बताता चलूँगा, और स्पेशली जो है वो क्लासें अपनी हो जाएंगी। ठीक है, तो जब लाइव क्लास होगी तो उसमें आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अपने पास जो है। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे रणथंभौर दुर्ग का मैंने आपको बताया कि रणथंभौर दुर्ग के लिए जो अबुल फजल है वो क्या कहते हैं कि सभी दुर्ग नंगे हैं, नंगे हैं, लेकिन ये कैसा है, बख्तरबंद है। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है, झाइन दुर्ग। ये जब अपन शासक पढ़ेंगे तब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और रणथंभौर का जो मैंने 32 वर्षों की शासन की याद में जो है वो उसने क्या करवाया, हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनाई। तो ये जब अपन है डिटेल से कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो मुख्य जो है इतिहास वो अपन इन्हीं का पढ़ते हैं। इनके लिए एक लाइन और याद रखना कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिलिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, और हमीर हट चढ़े न दूजी बार जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो जब अपन जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था, हट किया था। इन्होंने क्या हट किया था कि इन्होंने जो है वो मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी, अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उनको, और जिसके कारण अलाउद्दीन ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो चिमना बेगम और मोहम्मद शाह केबरू की जो प्रेम कहानी है उसको भी देखेंगे अपन। और इतिहास में जो घटनाक्रम हुए हैं, रणथंबोर है, जालोर है, ठीक है, अजमेर है, इनका शुरुआती जो इतिहास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कहानियों के साथ में भी है। ऐसे ही अपन जब लोक देवता लोक देवियाँ पढ़ेंगे तो उनकी कहानियाँ अपन जानेंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो वीडियो था, और अपनी जल्द ही रेगुलर लाइव क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी, तब अपन वहाँ पर और अच्छी तरीके से करेंगे। तो आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें अपन जो है इतिहास को काफ़ी बेहतरीन ढंग से और आसानी से पढ़ेंगे। और आप लोगों का जो पिछला लेवल है मैंने देखा है ठीक है लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं कोशिश करूँगा आपका सिलेबस कवर करवा सकूँ। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।